आज बच्चे अपनी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज इकोलॉजी। ये टॉपिक हमारी बाकी जो चैप्टर हमने पढ़े हैं उनसे थोड़ी सी लेंदी है, लेकिन इसको पूरे इंटरेस्ट से पढ़ेंगे बच्चे हम, और इससे कई सारे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो इकोलॉजी में हमें क्या पढ़ना होता है बच्चे, तो यहाँ पर हम देखते हैं किस तरीके से हमारे इस अर्थ के ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक, उसकी भी स्टडी करते हैं यहाँ पर, ठीक। तो इसे स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। और इकोलॉजी वर्ड की अगर हम बात करें, जो इकोलॉजी टर्म है किसने दिया ये, इट वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकेल। कहां से दिया इन्होंने ये टर्म, फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड से इन्होंने ये टर्म दिया था, दो ग्रीक वर्ड को मिलाकर इन्होंने इकोलॉजी टर्म दिया, ओइकस एंड लोगस, ठीक है। ओइकस मींस होम और हैबिटेट एंड लोगस मींस स्टडी, मतलब कि यहां पर हम क्या देखने वाले हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट में क्या होगा सर, ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट में दूसरे ऑर्गेनिज्म होंगे, है ना, दूसरे ऑर्गेनिज्म होंगे। बाकी यहाँ के जो एबायोटिक फैक्टर है, एबायोटिक फैक्टर मतलब कि सर यहाँ की लाइट, टेम्परेचर, वाटर, इनके साथ वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे अपने आप को अडॉप्ट कर रहा है, ये सारी चीजें बच्चे यहाँ पर स्टडी करते हैं, ठीक है। वहीं दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहते हैं। फादर ऑफ इकोलॉजी की जब बात करेंगे आप, तो राइटर साहब को बोलते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी। ये सारे क्वेश्चन है आपके, है। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किसे बोल रहे हैं, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा साहब को बोल रहे हैं फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। हमने देखा बच्चे यहाँ पर हमें पढ़ना है किस तरीके से इस अर्थ के ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। और हम तो जानते हैं हमारे इस अर्थ की डाइवर्सिटी के बारे में, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज, इतनी वाइड डाइवर्सिटी हमारे इस अर्थ पे है। तो हमारी जो स्टडी है यानी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, ठीक है। तो इसको सिंपल करने के लिए, इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए हमने कई सारे इकोलॉजिकल ऑर्डर बना रखे हैं। जैसे कि आपके यहाँ पर देखिए मैंने इकोलॉजिकल ऑर्डर लिखा हुआ है, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर। क्या मतलब होता है इसका, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म लेवल की इकोलॉजी का मतलब क्या हुआ, जब आप एक सिंगल इंडिविजुअल का इंटरेक्शन देखते हैं उसके एनवायरनमेंट के साथ, कि एक सिंगल इंडिविजुअल अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसे बोलते हैं कि हम ऑर्गेनिज्म लेवल की इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। पॉपुलेशन क्या होती है बच्चे, सेम तरह के ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को बोलते हैं पॉपुलेशन। सेम तरह के ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को क्या बोल रहे हैं, पॉपुलेशन। मतलब कि अगर देखिए एक काव अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही है, तो ऑर्गेनिज्म लेवल की बात हो गई। काव का झुंड है ना, कई सारे काव के ग्रुप को क्या बोल देंगे, पॉपुलेशन बोल देंगे, काव की पॉपुलेशन बोल देंगे, ठीक है। और जब पॉपुलेशन लेवल की बात करते हैं आप, तो बोलते हैं पॉपुलेशन लेवल की इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और पॉपुलेशन क्या होता है, सेम तरह के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं पॉपुलेशन। काव के ग्रुप को बोल देंगे काव की पॉपुलेशन, डॉग के ग्रुप को बोल देंगे डॉग की पॉपुलेशन, ह्यूमन के ग्रुप को बोल देंगे ह्यूमन की पॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद हमने नेक्स्ट एक और हमारा हायर स्टेप है, दैट इज कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है बच्चे, तो सिंपल सी बात है, अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट के अंदर क्या है, जितने भी प्लांट हैं, पता है हमें प्लांट के बारे में आपने पढ़ा है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब प्लांट आपने पढ़े। तो ये जितने भी प्लांट हैं जो फॉरेस्ट में प्रेजेंट हैं, वो सारे प्लांट मिलकर, जैसे अगर हम बात करें ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा के जो प्लांट है वो मिलकर बनाएंगे ब्रायोफाइटा की कम्युनिटी, टेरिडोफाइटा के प्लांट मिलकर बनाएंगे टेरिडोफाइटा की कम्युनिटी, है, सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गए वो। लेकिन भाई हम बात करें वहां के सारे ऑर्गेनिज्म, सारे जो प्लांट हैं उस फॉरेस्ट के, वो मिलकर क्या बना देंगे, प्लांट की कम्युनिटी बना देंगे। वो सारे प्लांट मिलकर बना देंगे प्लांट की कम्युनिटी। उस फॉरेस्ट में रहने वाले, मान लीजिए काऊ का ग्रुप है, तो उससे बन जाएगा काऊ का पॉपुलेशन, ठीक है। अगर बात करें डॉग के ग्रुप को बोल देंगे डॉग का पॉपुलेशन हो गया, डियर के ग्रुप को बोल देंगे डियर की पॉपुलेशन हो गई, है ना। और ये सारे जितने भी एनिमल हैं आपके, काऊ, डियर, डॉग, फॉक्स, लायन, सब इन सारे एनिमल का जो ग्रुप होगा उसको हम बोल देंगे एनिमल कम्युनिटी। वो इस फॉरेस्ट की एनिमल कम्युनिटी हो जाएगी, आएगा समझ में, ठीक है। मतलब कि ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के ग्रुप को आप बोल रहे हैं कम्युनिटी। यानी कम्युनिटी की बात करते हैं तो हम ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं कि ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे भैया हम कम्युनिटी लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक। और ये सब मिलकर, ये सारे प्लांट कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी, यहाँ के जितने भी इस फॉरेस्ट के जितने भी माइक्रोब्स हैं, वो सारे माइक्रोब्स मिलकर बना देंगे माइक्रोब्स की कम्युनिटी। सारे मिलकर क्या बना रहे हैं यहाँ पर, माइक्रोब्स की कम्युनिटी। और ये प्लांट की कम्युनिटी, एनिमल की कम्युनिटी, माइक्रोब्स की कम्युनिटी, ये सब मिलकर क्या बना देंगे, ये सब मिलकर बना देंगे बायोटिक कम्युनिटी ऑफ दैट फॉरेस्ट। ये सब मिलकर बना देंगे बायोटिक कम्युनिटी ऑफ दैट फॉरेस्ट। यानी में कम्युनिटी का मतलब समझ में आ गया, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को हम बोल रहे हैं कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी लेवल पे जब बात करेंगे तो अलग अलग पॉपुलेशन आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, इससे भी हाई लेवल है आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर जगह के सारे
जो ए बायोटिक फैक्टर है सबको हमने कंसीडर कर लिया, सारे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर को जब आपने कंसीडर कर लिया एक पर्टिकुलर जगह की, तो आप बोल रहे हो आप इकोसिस्टम की बात कर रहे हो, आप इकोसिस्टम लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब आपने पर्टिकुलर जगह के सारे बायोटिक और एबायोटिक सारे फैक्टर को जब इंक्लूड कर लिया, एबायोटिक फैक्टर की क्या जगह के एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर सब कुछ ले लिया आपने, सारे तरह के प्लांट, एनिमल हो गए, प्लांट्स हो गए, आपके माइक्रोब्स हो गए, सारे तरह के आपने ऑर्गेनिज्म ले लिए, वो सारे बायोटिक कम्युनिटी बना रहे हैं। वहां के सारे जो एबायोटिक फैक्टर है, एयर, वाटर, टेम्परेचर, ये सब मिलकर वहां का एबायोटिक फैक्टर बनाएंगे। और जब उस पर्टिकुलर जगह की सारे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर की बात कर रहे हो, तो आप बोल रहे हो अब आप इकोसिस्टम लेवल पे बात कर रहे हैं ना, यानी इकोसिस्टम से ज्यादा कुछ और हो सकता है क्या? कुछ भी नहीं हो सकता सर, क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह पर अभी तक तो हम रेस्ट्रिक्टेड थे कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक, कम्युनिटी लेवल पे, लेकिन यहाँ पर तो आपने बायोटिक एबायोटिक दोनों फैक्टर की बात कर ली है ना। तो यानी सर इसके अलावा तो उस पर्टिकुलर जगह पर कुछ होगा ही नहीं, यानी इकोसिस्टम के अलावा कुछ नया हमें नहीं मिल सकता। फिर हमारा ये बायोम क्या होता है? तो सर एक बड़े इकोसिस्टम को बोल देंगे बायोम, ठीक है। फिर बायोस्फीयर क्या होता है सर? तो सर बायोम से भी बड़े इकोसिस्टम को बोल देंगे बायोस्फीयर। अब कितना बड़ा इकोसिस्टम लें कि बायोम बोल दें, कितना बड़ा इकोसिस्टम लें कि बायोस्फीयर बोल दें, वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा जब मैं पूरी चीजें आपके साथ डिस्कस होंगी बच्चे, एक एक लाइन से जब हम पढ़ते चले जाएंगे। तो फिर जब बायोम की बात आएगी ना, वहां हम देखेंगे कि वहां पर अच्छे से समझ पाएंगे कितने बड़े इकोसिस्टम को हम बायोम बोल रहे हैं, कितने बड़े इकोसिस्टम को हम बायोस्फीयर बोल रहे हैं, ठीक। इकोलॉजी की फर्दर हमने बच्चे दो ब्रांच बना दी, दैट इज ऑटेकोलॉजी एंड सिनेकोलॉजी। ऑटेकोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो अगर हम एक सिंगल स्पीशीज का इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं उसके एनवायरनमेंट के साथ, तो उसको हम बोलते हैं इट इज ऑटेकोलॉजी। मतलब अगर हम बात करें, अगर हम केवल ह्यूमन कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ, अगर हम इसकी स्टडी कर रहे हैं, तो दैट इज ऑटेकोलॉजी। मतलब एक सिंगल स्पीशीज का इंटरेक्शन कैसे है उसके एनवायरनमेंट के साथ, दैट इज ऑटेकोलॉजी। वहीं अगर हम बात करें ग्रुप ऑफ स्पीशीज मतलब कम्युनिटी है ना, एक कम्युनिटी की बात करते हैं, ग्रुप ऑफ स्पीशीज से क्या मतलब कम्युनिटी बन रही है। तो एक कम्युनिटी किस तरह से अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रही है, ठीक है। या फिर ऐसे समझो आप इस अर्थ पे रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमंस की बात कर लो, मंकी की बात कर लो, काउ की बात कर लो, बाकी जो आपके फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, ये सारे एनिमल्स कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ, जो आप इसकी बात कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं साइनेकोलॉजी, ठीक है। तो स्टडी ऑफ रिलेशंस ऑफ ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज विद देयर एनवायरनमेंट, अलग-अलग स्पीशीज के ग्रुप किस तरह से अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज साइनेकोलॉजी। और एक सिंगल इंडिविजुअल स्पीशीज अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कैसे कर रही है, दैट इज ऑटेकोलॉजी। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ऑर्गेनिज्म लेवल की इकोलॉजी के बारे में। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द इकोलॉजिकल स्टडी। सही बात है सर, एक सिंगल इंडिविजुअल कोई तो सबसे स्मॉलेस्ट सबसे बेसिक यूनिट हो सकती है किसी भी स्टडी की, है ना। तो यहाँ पर हम एक सिंगल इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, सिंगल इंडिविजुअल की आप बात कर रहे हो, इसलिए बोले इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी है। और अगर आप एक सिंगल इंडिविजुअल का उसके एनवायरनमेंट के साथ अगर इंटरेक्शन देखोगे, तो आप वहां पर क्या स्टडी करोगे? आप वहां पर यही तो देखोगे वो अपने एनवायरनमेंट को कैसे अडॉप्ट कर रहा है, उसका फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन के बारे में तो देखेंगे ना, वो अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे अडॉप्ट कर रहा है, कैसे सर्वाइव कर रहा है वो अपने एनवायरनमेंट के अंदर। इसीलिए ये जो ऑर्गेनिज्म लेवल की जो इकोलॉजी होती है, इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। ऑर्गेनिज्म लेवल की इकोलॉजी को क्या बोल रहे हैं? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। क्योंकि यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं कि एक सिंगल इंडिविजुअल अपने एनवायरनमेंट को कैसे अडॉप्ट कर रहा है ना, उसके अंदर क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं जिससे की वजह से वो अडॉप्ट कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? इट इज आल्सो कॉल्ड फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन क्या होता है? तो इट इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग एट अ प्लेस। तो एक जगह पे रहने वाले एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म मिलकर क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन बना रहे हैं। जैसे कि एक जगह पे रहने वाले सारे भी जितने भी ह्यूमन है वो वहाँ की ह्यूमन पॉपुलेशन बनाएंगे, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर जगह पे रहने वाली जितने भी काऊ है वहाँ की काऊ की पॉपुलेशन बना लेंगे। तो ये बात होगी यहाँ पर पॉपुलेशन का मतलब क्या होगा देखिए हमने, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर हम तीन तरह के पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे, लोकल पॉपुलेशन, सिस्टर पॉपुलेशन एंड बेटा पॉपुलेशन। तो इनको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमें इनकी डेफिनेशन ना रखनी पड़े बच्चे। तो अगर हम बात करें, मान लीजिए इलाहाबाद हो गया, तो इलाहाबाद में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो इलाहाबाद की लोकल पॉपुलेशन कहे जाएंगे, ठीक है। वो इलाहाबाद की लोकल पॉपुलेशन कहे जाएंगे। अगर हम बात करें वाराणसी, तो वाराणसी में रहने वाले जो ह्यूमन हैं वो वाराणसी की लोकल पॉपुलेशन बोले जाएंगे। हमारी बात समझ में, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे रहने वाले जो भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जो ग्रुप हैं उनको वहाँ की लोकल पॉपुलेशन बोला जाता है। जैसे कि ह्यूमन के ग्रुप को यहाँ की लोकल पॉपुलेशन, वाराणसी के ह्यूमन ग्रुप को बोलते हैं वाराणसी की लोकल पॉपुलेशन, ठीक है। और ये इलाहाबाद के ह्यूमन है और ये जो वाराणसी के ह्यूमन है ये आपस में सिस्टर पॉपुलेशन बोले जाएंगे। आपस में क्या बोले जाएंगे? सिस्टर पॉपुलेशन। मतलब कि एक ही स्पीशीज के मेंबर है लेकिन वो दो अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, तो इनको बोलते हैं सिस्टर पॉपुलेशन, ठीक है।
तो लोकल पॉपुलेशन देख लिया हम लोगों ने, एक पर्टिकुलर जगह पर रहने वाले जो ह्यूमन है वो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन हो गई, और दो अलग अलग जगह पर रहने वाले जो ह्यूमन है वो आपस में क्या हो जाएंगे, सिस्टर पॉपुलेशन, क्योंकि सेम स्पीसीज के मेंबर है ये। वहीं पर कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ यहाँ पर इलाहाबाद में कुछ ऐसे लोकल लोग हैं जो कि इलाहाबाद से वाराणसी की तरफ मूव कर रहे हैं, वाराणसी के कुछ लोकल आदमी जो कि वाराणसी से इलाहाबाद की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इनको बोलेंगे दे आर कॉल्ड मेटा पॉपुलेशन, मतलब कि ये वो लोकल पॉपुलेशन है जो कि दो सिस्टर पॉपुलेशन को इंटरकनेक्ट कर रही है, तो दे आर मेटा पॉपुलेशन। ठीक है, तो बस ऐसे हमें एक आइडिया मिल गया लोकल पॉपुलेशन किसे कह रहे हैं, सिस्टर पॉपुलेशन किसे कह रहे हैं, और मेटा पॉपुलेशन किसे कह रहे हैं। ठीक है, जब हम पॉपुलेशन लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पर हम एक सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के ग्रुप की बात करते हैं, सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के ग्रुप की बात करते हैं, और सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है ये मिलकर क्या बनाते हैं बच्चे, स्पीसीज बनाते हैं। सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को तो स्पीसीज बोलते हैं ना, वो सारी स्पीसीज के कॉन्सेप्ट को हम पहले पढ़ चुके हैं, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, सेम कैरेक्टर शेयर कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपने पढ़ ली हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज के बारे में बात करेंगे जो हमने पहले नहीं पढ़ा बच्चे, जैसे कि एंडेमिक स्पीसीज, की स्टोन स्पीसीज किसे कहेंगे हम, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज किसे बोलेंगे हम, तो ये हम कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज के बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। एंडेमिक स्पीसीज किसे कहते हैं बच्चे, तो एक ऐसी स्पीसीज जो कि केवल एक ही पर्टिकुलर एरिया में पाई जा रही है, वो कहीं और पाई नहीं जा रहे, ऐसी स्पीसीज को हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, ये वो स्पीसीज हैं व्हिच आर फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया, केवल एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो जब ये केवल एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाएंगे तो इनके नंबर भी कम होंगे, और जब इनके नंबर कम होंगे तो सर इनके एक्सटेंशन का चांस भी बहुत ज्यादा होगा। एक्सटेंशन का चांस क्यों ज्यादा है, क्योंकि ये केवल एक ही जगह पर पाए जा रहे हैं, ये अर्थ पे केवल एक ही जगह पर पाए जा रहे हैं। जैसे हम बात करें एग्जांपल से, अगर हम देखें इसको, कंगारू की बात करें तो कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया में पाए जा रहे हैं, और अगर वो कंगारू ऑस्ट्रेलिया से गायब हो गए तो पूरी अर्थ से गायब हो जाएंगे, क्योंकि और जगह तो है ही नहीं वो। अरे बस में इसीलिए बोला जा रहा है इनके नंबर कम है, नंबर तो कम इसलिए क्योंकि केवल एक ही पर्टिकुलर जगह पर पाए जा रहे हैं। ठीक है, और दूसरी इनका चांस ऑफ एक्सटेंशन बहुत ज्यादा होता है, चांस ऑफ एक्सटेंशन इज वेरी हाई, है ना। और ऐसी स्पीसीज इनके नंबर बहुत ही कम होते हैं, इनको बोलते हैं रेयर स्पीसीज। क्या बोलते हैं इनको, रेयर स्पीसीज बोल रहे हैं। यानी हमारी जो एंडेमिक स्पीसीज है कहीं ना कहीं रेयर स्पीसीज होगी बच्चे, ये रेयर स्पीसीज, वनरेबल स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज, ये सब चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। इनको हम थ्रेटेंड स्पीसीज बोलते हैं बच्चे, दे आर कॉल्ड थ्रेटेंड स्पीसीज, क्योंकि इनके एक्सटेंशन का चांस जो है वो ज्यादा होता है, इनके एक्सटेंशन का चांस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर स्पीसीज। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इनके बारे में। एग्जांपल देखिए, जैसे कंगारू हो गया, केवल ऑस्ट्रेलिया में पाया जा रहा है। अगर आपसे कोई पूछे बताइए एंडेमिक स्पीसीज बनती कैसे हैं, तो कह देना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। बताया मैंने आपको इवोल्यूशन में कैसे बन रहे हैं, ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं की स्टोन स्पीसीज के बारे में। ये की स्टोन स्पीसीज क्या होते हैं, तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है बच्चे जिनके नंबर, ठीक है, नंबर भी कम है, बायोमास भी कम है। तो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम जहाँ पर वो प्रेजेंट है उस एनवायरनमेंट में इनके नंबर भी कम होंगे, इनका बायोमास भी कम होगा, और कम नंबर होने के बावजूद भी, ठीक है, दे हैव वेरी ग्रेट इन्फ्लुएंस इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर एंड बैलेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। ठीक है, नंबर कम होने के बावजूद भी, बायोमास कम होने के बावजूद भी इनका जो वहाँ पर रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं इसको, जैसे कि लायन हो गया। लायन के नंबर देखें अगर फॉरेस्ट में बहुत ही कम है, लेकिन अकेला लायन पूरे फॉरेस्ट को मेंटेन कर रहा है कि नहीं, इसलिए बोले किंग ऑफ द फॉरेस्ट। वैसे आपकी फिग ट्री है, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर जो फिग ट्री होती है बच्चे, समर सीजन में क्या हो रहा है, सब बाकी जो प्लांट है उनकी लीफ गिर गई, लेकिन ये ग्रीन रहती है, इनमें फ्रूट रहते हैं, तो वहाँ के जितने भी एनिमल्स हैं वो किस पे फीड कर रहे हैं, फिग ट्री पे फीड कर रहे हैं। तो इनके नंबर कम होने के बावजूद भी उस पर्टिकुलर टाइम पर ये वहाँ के पूरे एनवायरनमेंट को, पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी जो स्पीसीज होती है जिनके नंबर कम है, लेकिन कम नंबर होने के बावजूद भी इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में, ऐसी स्पीसीज को हम बोलते हैं की स्टोन स्पीसीज। नेक्स्ट बच्चे हमारी क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। तो इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि क्रिटिकल लिंक स्पीसीज हम कहते हैं किसको। ठीक है, तो अगर हम पाइनस की बात करें, हमारे जिम्नोस्पर्म प्लांट है बच्चे, पाइनस की अगर हम बात करें तो हमें पता है पाइनस के जो रूट होती है इनके साथ फंगल एसोसिएशन पाया जाता है। फंगल एसोसिएशन पाया जा रहा है इनके रूट के साथ। क्यों पाया जा रहा है सर, क्योंकि जिस जगह पर ये ग्रो कर रहे हैं वहाँ की सॉइल में न्यूट्रिएंट बहुत कम है। तो ये जो फंजाई है, ठीक है, ये क्या करती है, लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रही है, ज्यादा सरफेस एरिया से क्या कर रहे हैं, ये न्यूट्रिएंट मिनरल्स एब्जॉर्ब करके इन प्लांट को दे रहे हैं। ठीक है, और हमें तो भी पता है सर अगर ये फंगल एसोसिएशन ना हो इनके रूट के साथ, ये जो माइकोराइजल एसोसिएशन अगर ना देखा जाए यहाँ पर, ठीक है, फंगल का एसोसिएशन अगर नहीं होगा इनके रूट के साथ, तो क्या होगा सर, ये पाइनस जो है ग्रो ही नहीं कर पाएगा, उस पर्टिकुलर एरिया में ग्रो ही नहीं कर पाएगा। यानी कि जो रिलेशन है ये ऑब्लिगेट होती है, इसके बिना ये रह ही नहीं पाएंगे वहाँ पर, ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर ये जो फंजाई है, बच्चे इन प्लांट के रूट के साथ एसोसिएट होकर इनको हेल्प कर रही है, इनके वाइटल प्रोसेस में, इनको अपनी लाइफ को मेंटेन करने में हेल्प कर रही है बच्चे। तो ऐसे जो स्पीसीज होते हैं, जैसे कि फंजाई यहाँ पर हो गया आपका, ये फंजाई क्या कर रहा है, इस प्लांट के साथ एसोसिएटेड होकर, इस प्लांट के साथ लिंक होकर इस प्लांट को इनके वाइटल प्रोसेस में हेल्प कर रहा है। तो ऐसी स्पीसीज को बोलते हैं क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। तो दे एस्टैब्लिशेस एन एसेंशियल लिंक विद द अदर स्पीसीज एंड टू हेल्प the later the plant in some vital activity। जैसे हमने देखा फंजाई जो है प्लांट के रूट के साथ एसोसिएट होके इनको इनकी लाइफ को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, इनको मिनरल एब्जॉर्ब करके दे रहा है, ठीक है। जैसे आपका माइकोराइजल जो फंजाई होती है, ठीक है। एक और मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको ताकि और अच्छे से आप डिफरेंशिएट कर पाओ चीजों को। कहीं ना कहीं ये तो फिर सर सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, ये तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है ना कि दोनों मिलकर एक दूसरे को जिंदा रख रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे को पॉजिटिव दोनों को फायदा दे रहे हैं ना। अभी हम पढ़ेंगे आगे, म्यूचुअलिज्म बोलते हैं इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म बच्चे, जहाँ पर दो अलग अलग स्पीसीज के मेंबर आपस में इंटरेक्ट होकर एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं ना। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। लेकिन जरूरी नहीं है कि केवल म्यूचुअलिज्म वाले ही क्रिटिकल लिंक स्पीसीज हो। अगर हम बात करें बच्चे हमारे जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या कर रहे हैं बताइए, प्लांट्स सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस करके फूड बना रहे हैं, और ये जो फूड बना रहे हैं इन पे कौन फीड कर रहे हैं, इन पे हमारे हर्बीवोरस फीड कर रहे हैं। चलो ये हर्बीवोरस हो गया आपका, ये हर्बीवोरस इन पे फीड कर रहे हैं आपके, ठीक है। तो अगर ये प्लांट नहीं होता तो हमारे जो हर्बीवोरस इनको खाना कैसे मिलता। तो यहाँ पर इनका जो एसोसिएशन है ये भी क्या है सर, ये जो प्लांट है, ये प्लांट इन हर्बीवोरस को किसमें हेल्प कर रहे हैं बताइए, इन प्लांट इन हर्बीवोरस को हेल्प कर रहे हैं फूड ऑब्टेन करने में, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी क्या हो गया, दे आर आल्सो हियर क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। यहाँ पर क्या हो गया, ये भी बोलेंगे दे आर क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। यानी हमें समझ में आ गया बच्चे कि केवल सिम्बायोटिक वाले क्रिटिकल लिंक स्पीसीज नहीं है, ये भी आपके क्रिटिकल लिंक स्पीसीज के एग्जांपल हो गए ना, क्योंकि ये जो है इनका जो इंटरेक्शन है, जो प्लांट है इनको हेल्प कर रहे हैं, इनकी वाइटल प्रोसेस में इनको जिंदा रखने में हेल्प कर रहा है ना, इनको फूड मिल रहा है। अगर ये नहीं रहता तो इनको फूड नहीं मिलता यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्टली सनलाइट से फूड नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं अपना, बिकॉज दे आर हेटेरोट्रॉपिक। यानी मैं समझ में आ गया कि ऑल symbiotic relation is example of critical link species। लेकिन ये तो कोई सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं है यहाँ पर, हमें पता है, ठीक है। बट ऑल क्रिटिकल लिंक स्पीसीज आर नॉट सिम्बायोट्स, ठीक है। ये बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पर वैसे कुछ और टर्म्स हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमसे पूछे जाते हैं, जैसे कि इकोटाइप एंड इकेट्स। इकोटाइप्स क्या होते हैं बच्चे, इनको हम इको स्पीसीज ही बोल रहे हैं। तो ये सेम स्पीसीज के मेंबर है बच्चे, दे आर द मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज, लेकिन ये अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं। और अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में अगर प्रेजेंट है तो यहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशन भी अलग अलग है। एनवायरमेंटल कंडीशन अलग अलग होने की वजह से, ठीक है, इनको अलग अलग तरह के एडाप्टेशन, अलग अलग तरह के चेंजेस अपने अंदर लाने पड़ेंगे ताकि इस एनवायरमेंटल कंडीशन को अडॉप्ट कर पाएंगे, जिसकी वजह से इनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन भी आ जाता है। इनके अंदर क्या आ जाएगा, जेनेटिक वेरिएशन भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सर अपने आप को इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में फिट करने के लिए ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इनके अंदर क्या हो जाएंगे सर, चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से इनके अंदर जेनेटिक चेंजेस भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे जो दो मेंबर हैं सेम स्पीसीज की, इनको आपस में बोले जाते हैं इकोटाइप्स और इको स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। तो दे आर द मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग इन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन, अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में रह रहे हैं, एंड हैव जेनेटिक वेरिएशन, दे हैव जेनेटिक वेरिएशन। सर ऐसा क्यों हुआ वो मैंने आपको बता दिया बच्चे, ठीक है। इनके बीच में कोई भी आपके ज्योग्राफिकल बाउंड्री आ गई, माउंटेन आ गया, जिसकी वजह से यहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशन ही अलग हो गई है, ठीक है। तो उनको वहाँ पर अडॉप्ट करने के लिए अपने अंदर चेंजेस आने पड़ रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड इकोटाइप, इको स्पीसीज। नेक्स्ट हमारा इकेट्स और इकोफिन्स, ये क्या होते हैं, तो ये बच्चे सेम स्पीसीज के मेंबर हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कोई हर्बेसियस प्लांट की बात करें, तो एक ही हर्बेसियस प्लांट के दो मेंबर ले लो, एक ऐसे मेंबर लो जो कि पूरी इंटेंस सनलाइट के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, पूरे सनलाइट के अंदर उसको आपने रख दिया हर्बेसियस प्लांट, ठीक है। वहीं इसका दूसरा मेंबर ले लो जो कि शेड में रखा हुआ है ना, क्योंकि इंटेंस सनलाइट में नहीं है, तो जो इंटेंस सनलाइट में रखा हुआ कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा सर, उनकी लीफ कलर कर जाएंगी, येलोइश कलर हो जाएगा सर। वहीं आपका जो शेड में रखा हुआ ये ग्रीन होगा, ये पूरा ग्रीन दिख रहा है आपको, अरे समझ। तो ऐसे ही जो दो मेंबर हैं इनके अंदर क्या हुआ, इनके अंदर भी एनवायरमेंटल कंडीशन अलग अलग है, एनवायरमेंटल कंडीशन अलग अलग है ना। लेकिन एनवायरमेंटल कंडीशन होने के बावजूद क्या इनका जीन भी चेंज हो गया, क्या इनके अंदर जेनेटिक चेंजेस भी हो जाएंगे, नहीं सर।
इसको उठाकर दोबारा अगर यहाँ पे रख देंगे, पानी उन्हें अच्छे से मिलेगा तो दोबारा से ये अपने ओरिजिनल ग्रीन कलर जो दूसरा मेंबर है इसका उसके जैसा हो जाएगा। यानी इसके अंदर जेनेटिक चेंजेस नहीं आए। जेनेटिक चेंजेस आते तो कभी वो रिकवर ही नहीं कर पाता। इनके अंदर जेनेटिक चेंजेस नहीं होते हैं, बस इनके अंदर क्या हुआ है, इनका फिनोटाइप चेंज हुआ है। क्या? केवल फिनोटाइप चेंज हुआ है। और हमें पता है ये जो फिनोटाइपिक चेंज है, अलग अलग कंडीशन, अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में अलग अलग फिनोटाइप चेंज कर लेना अपना, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। तो इसको बोलते हैं फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी। इसको और क्या बोलते हैं? फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी। तो ये जो यहाँ पर फेनोमेना है, इट इज आल्सो कॉल्ड फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो क्या देखे यहाँ पर हमने क्या लिखा? दे आर द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज, सेम स्पीशीज के मेंबर है इन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। एनवायरमेंटल कंडीशन अलग हो गई, बट जेनेटिक वेरिएशन इज एब्सेंट। इनमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं है सर, है ना, केवल फिनोटाइपिक वेरिएशन हुआ है। तो ऐसे मेंबर जो है हमको हम बोलेंगे दे आर किड्स और इकोफिल्स। और ये जहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट है, दे आर कॉल्ड इकोटाइप और इकोस्पीशीज। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बच्चे कम्युनिटी लेवल की। तो कम्युनिटी कैसे बनी? अभी मैंने बताया था आपको, अलग अलग पॉपुलेशन के ग्रुप से क्या बन जाती है? कम्युनिटी बन जा रही है ना। तो एक पर्टिकुलर जगह पर रहने वाले अलग अलग पॉपुलेशन, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन है वो मिलकर क्या बनाती है? कम्युनिटी बनाती है। जैसे अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, जितने भी एनिमल्स हैं वहाँ के आपके फॉरेस्ट के, वो सारे एनिमल मिलकर क्या बनाते हैं? वहाँ की एनिमल कम्युनिटी बना देंगे, है ना? वो सारे वहाँ की एनिमल कम्युनिटी बना देंगे। वहीं अगर हम बात करें उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले जितने भी प्लांट, उस फॉरेस्ट में जितने भी प्लांट हैं, आपके ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म हैं, एंजियोस्पर्म हैं, जितने भी प्लांट हैं वहाँ पर, वो सारे प्लांट मिलकर वहाँ की उस फॉरेस्ट की क्या बनाएंगे? प्लांट कम्युनिटी बना देंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर अलग अलग ऑर्गेनिज्म के ग्रुप से मिली हुई पॉपुलेशन से ब्रायोफाइट्स की पॉपुलेशन, टेरिडोफाइट्स की पॉपुलेशन, जिम्नोस्पर्म की पॉपुलेशन, ठीक है, और फिर उन सारी पॉपुलेशन को मिला के क्या बना दिया हम लोगों ने? कम्युनिटी बना दी, बोल दिया प्लांट कम्युनिटी बोल दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ की प्लांट वहाँ क्या बना देंगे? वो प्लांट कम्युनिटी बना दे रहे हैं। इसी तरह वहाँ जितने माइक्रोब्स हैं वो मिलकर क्या बना देंगे? वहाँ की माइक्रोबियल कम्युनिटी बना देंगे। आई बात समझ? और ये सब वहाँ की एनिमल कम्युनिटी, प्लांट कम्युनिटी, माइक्रोबियल कम्युनिटी, ये मिलकर क्या बना रहे हैं? वहाँ की बायोटिक कम्युनिटी बना रहे हैं। ये वहाँ की बायोटिक कम्युनिटी बना रहे हैं। तो ये हमने बच्चे कहीं ना कहीं कम्युनिटी के बारे में डिस्कस कर लिया। हम कम्युनिटी किसे कह रहे हैं? ठीक है, तो इट इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीशीज that live in a common area and they are interrelated and interdependent on each other। एक दूसरे पे interdependent है, interrelated है। and community is a group of, कैसे बनाई? it is a group of organism of different species। अलग अलग स्पीशीज के जो मेंबर हैं वो मिलकर उनका ग्रुप मिलकर बनाएगा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी। पहले भी डिस्कस किया था हमने इसके बारे में। तो कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जब हम कम्युनिटी के लेवल पे बात करेंगे तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? तो हम कम्युनिटी के लेवल पे जब बात करते हैं तो हमें स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग स्पीशीज के मेंबर हैं, अलग अलग प्लांट के स्पीशीज, अलग अलग एनिमल की स्पीशीज, अलग अलग माइक्रोब्स की स्पीशीज हैं। तो हमें स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी वहाँ पर। अब कैसे हम कंपेयर करेंगे स्पीशीज डाइवर्सिटी को? दो कम्युनिटी की स्पीशीज डाइवर्सिटी को आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? मान लीजिए दो कम्युनिटी होगी, ये कम्युनिटी, ये भी कम्युनिटी। ये कम्युनिटी मान लीजिए आपके फिशेस हैं, आपकी फ्रॉग इसमें है, ठीक है, रेप्टाइल्स हैं आपके यहाँ पर, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पर बर्ड्स हैं। वहीं दूसरी कम्युनिटी मैंने बनाई, मान लो यहाँ पर काऊ है, रैट है, और यहाँ मान लो फ्रॉग है, स्नेक है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं, बताइए इन दोनों कम्युनिटी में बोलूं मैं स्पीशीज डाइवर्सिटी कहाँ ज्यादा है, तो क्या बोलेंगे आप? बताइए कहाँ स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा है? तो फर्स्ट कम्युनिटी देखो, एक फिश ये आपका फिश, फ्रॉग एम्फीबियन हो गया, रेप्टाइल्स रेप्टिलियन ग्रुप हो गया, बर्ड्स इस ग्रुप के हो गए आपके। वहीं दूसरी कम्युनिटी में क्या है सर? काऊ, रैट दोनों मैमल्स हैं, ये फ्रॉग एम्फीबियन हो गया, स्नेक आपका रेप्टाइल हो गया, है ना। यहाँ पर केवल तीन ही केवल क्लास के मेंबर है, यहाँ पर 4 क्लास के मेंबर है। तो डाइवर्सिटी कहाँ ज्यादा है? इस ए वाली कम्युनिटी में डाइवर्सिटी ज्यादा है। ऐसे करके हम डाइवर्सिटी चेक कर देते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट और क्या देखने को मिलेगा हमें? कम्युनिटी के लेवल में हमें डोमिनेंस की बात करेंगे, यहाँ पर डोमिनेंस की बात करेंगे, स्ट्रैटिफिकेशन की बात करेंगे। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है सर? डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है सर, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर अलग अलग स्पीशीज के मेंबर है, तो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर जिस स्पीशीज के मेंबर के नंबर सबसे ज्यादा होंगे वो उस कम्युनिटी की डोमिनेंट स्पीशीज बोली जाएगी, है ना। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर जिस स्पीशीज के मेंबर के नंबर सबसे ज्यादा होंगे वो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की डोमिनेंट स्पीशीज मानी जाएगी, है। और पूरी की पूरी कम्युनिटी का नाम उसी डोमिनेंट स्पीशीज के नाम पे पड़ जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें हिमालय की बात करें, हिमालयन रीजन में क्या है सर वो स्लोप है सर, माउंटेन स्लोप माउंटेन पे कौन ग्रो करते हैं? आपके जिम्नोस्पर्म सबसे ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो और पाइनस के ट्री ज्यादा है, और कोई प्लांट नहीं है क्या? काफी प्लांट और भी हैं, लेकिन पाइनस सबसे ज्यादा है।
तो वहां की जो प्लांट कम्युनिटी है, हिमालयन रीजन की जो प्लांट कम्युनिटी है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? पाइनस कम्युनिटी। क्यों पाइनस कम्युनिटी बोला? क्योंकि अब पाइनस सबसे ज्यादा है। हमारी बात समझ में? तो ये हमने डोमिनेंस के बारे में बात कर लिया। सबसे पहली बात की डोमिनेंट स्पीसीज किसे कहते हैं? तो हाईएस्ट नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीसीज प्रेजेंट इन अ कम्युनिटी, उसको बोलेंगे डोमिनेंट स्पीसीज। और पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है उसी डोमिनेंट स्पीसीज के नाम पे बोली जाती है, उस कम्युनिटी का नाम रख दिया जाता है। ठीक है, अब बात आती है कैसे हम कंपेयर करेंगे, कैसे आप चेक करोगे कौन सा सबसे ज्यादा है। जैसे मैं बात करूं, मान लो एक बनियान ट्री है और उसके नीचे कई सारी ग्रासेस हैं, तो एक बनियान ट्री और वहां पर हजारों ग्रासेस हैं। अब किसको बोलोगे वहां की डोमिनेंट स्पीसीज? बनियान ट्री को बोलेंगे कि ग्रासेस को बोलेंगे? तो सर यहाँ पर दिक्कत आ गई। फिर तो अगर मैं प्लांट से प्लांट को कंपेयर कर रहा हूँ, मान लीजिए मैंगो ट्री को गोवा के ट्री से कंपेयर करना हो, तो गिन के कंपेयर कर लेंगे। लेकिन जब यहाँ पर बात आ रही है आपकी ग्रास और प्लांट की बात आ रही है, तो फिर यहाँ पर गिनती करके तो कंपेयर नहीं कर सकते हम। ठीक, तो यहाँ पर कंपैरिजन का हमने यहाँ पर तरीका बता रखा है। अगर आपको ट्री टू ट्री कंपेयर करना है तो फिर नंबर आप देखते हैं, लेकिन वहीं पर अगर आपको ट्री टू ग्रास कंपेयर करना है तो फिर आप बायोमास चेक करते हैं। ठीक है, यानी बनियान, एक बनियान ट्री वहां पर हजारों ग्रासेस, किसको बोलेंगे डोमिनेंट स्पीसीज वहां की? तो आपकी जो बनियान ट्री है वो वहां की डोमिनेंट स्पीसीज हो जाएगी। क्योंकि सर जो ट्री टू ग्रास देखते हैं तो फिर वहां पर हम बायोमास से कंपेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहीं से रिलेटेड एक टर्म देख लेते हैं बच्चे, फिजियोकेमी। फिजियोकेमी का मतलब क्या होता है? तो किसी भी प्लांट कम्युनिटी को जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? फर्स्ट लुकिंग में आपको कैसा लग रहा है वो कम्युनिटी, वही उसकी फिजियोग्रामी बोली जाती है। जैसे कि आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करेंगे तो पहले लुकिंग में क्या ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको, है ना। कॉनिफेरस फॉरेस्ट की बात करेंगे तो वहां पर आपको पता है कि निडल लीफ लाइक स्ट्रक्चर वाले प्लांट पाए जाते हैं, तो आपको कौन से सब दिख रहा है वहां का प्लांट है। तो ये इसी बोलते हैं फिजियोग्रामी। जो फर्स्ट अपीयरेंस है किसी भी प्लांट कम्युनिटी का उसको हम बोलते हैं फिजियोग्रामी। जैसे कि हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करेंगे तो फर्स्ट अपीयरेंस हमारा ग्रीन होगा, है ना। हम कॉनिफेरस फॉरेस्ट की बात करेंगे तो कोन लाइक हमें अपीयरेंस दिखेगा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल फिजियोग्रामी, द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ अ प्लांट कम्युनिटी। और ये किससे डिसाइड होगा? फर्स्ट अपीयरेंस जो फिजियोग्रामी है ये किस पे डिपेंड करेगा? तो सर ये डिपेंड करेगा वहां की डोमिनेंट स्पीसीज पे, क्योंकि जो स्पीसीज सबसे ज्यादा डोमिनेंट होंगी वही सबसे पहले आपको दिख रही है। ठीक है, तो फिजियोग्रामी विल डिपेंड ऑन द डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट।